हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले राज्य दिया गया है और दूसरा दिया है लोकसभा सीटों की संख्या। तो राजस्थान के बारे में दिया गया है। राजस्थान दिया गया है कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, तो 26। उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, तो 28। और महाराष्ट्र में कितनी है, तो 42। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने कितने जो है वो सही हैं, तो केवल एक जो है वो आपको सही है। देश में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें सदस्यों का चुनाव होता है। राजस्थानों की बात की जाए तो 25 है, उत्तर प्रदेश में 80 है और महाराष्ट्र में 45 है। तो 25, 80 और 45। तो यहाँ जो है 26 नहीं होगा, 25 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है वो 80 हो जाएगा, तो ये आपको सही है 80। और महाराष्ट्र में जो है आपको 45 है। महाराष्ट्र में कितना है, तो 48 है, सॉरी 48 है, 48 है। तो ये आपको 48 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल गलत है, लड़ सकता है। यदि कोई सांसद बिना अनुमति के सभी बैठकों से 50 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट जो है वो रिक्त घोषित कर दी जाएगी। तो ये भी गलत है, इसमें दोनों गलत है। अभी हाल ही में जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें पंजाब के अमृतपाल सिंह, जो कि खंडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, और जम्मू कश्मीर के बारामूला से इंजीनियर राशिद ने चुनाव जीता है, जो कि दोनों जो हैं आपको अभी जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह जो है 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम के डिब्रूगढ़ में कैद हैं, और राशिद जो है वो दिल्ली के तिहाड़ में आतंकी फंडिंग मामले में कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं जेल से ही चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। ठीक है, तो ये संवैधानिक जनादेश है। शपथ लेना सांसदों के रूप में अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए दिशा में पहला कदम है। हालांकि यह संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। जेल से सबसे प्रसिद्ध चुनाव जो है 1977 में, जब जो इमरजेंसी लगी थी तो आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव जीते थे। ठीक है, और शपथ समारोह में उन्हें पहले जेल से रिहा कर दिया गया था, तब जाकर उन्होंने शपथ ली थी। संविधान का जो अनुच्छेद 101 जो है 101 क्लॉज 4 में कहा गया है कि यदि कोई सांसद बिना अनुमति के सभी बैठकों से 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट जो है वो घोषित कर दी जाएगी रिक्त। यानी कि अगर 2 महीना लिखा जाए 2 मंथ्स या 60 दिन, तो दोनों सही है। तो क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है 60 दिन या कभी कभी 2 महीना दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए विकल्प डी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, रोजगार और कौशल विकास, निवेश और विकास, उपयुक्त में से कितने मामलों पर भारत में कैबिनेट समिति है? पहला 4, सभी 4 पे भारत में कैबिनेट समिति है। कैबिनेट समिति जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा समिति का चयन कैबिनेट सदस्यों के साथ किया जाता है, जिन्हें कुछ कार्य सौंपे जाते हैं। प्रधानमंत्री समितियों की संख्या और उन्हें आवंटित कर्तव्यों को समायोजित कर सकते हैं। प्रत्येक समिति में 3 से 8 सदस्य होते हैं। इन समितियों में अक्सर कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। यदि प्रधानमंत्री ऐसी समिति के सदस्य हैं तो वह इसके प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। समितियां कठिनाइयों का समाधान करती हैं, कैबिनेट द्वारा विचार के लिए सुझाव बनाती है और उन्हें आवंटित मदों पर निर्णय लेती है। कैबिनेट को ऐसे निर्णय की जांच करने का अधिकार होता है। वर्तमान में 8 कैबिनेट समितियां हैं। पहला है कैबिनेट की नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति और आवास पर कैबिनेट समिति। मोदी सरकार ने 2019 में
निवेश और रोजगार समितियों की स्थापना की थी। आवास पर कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर आवास पर कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर सभी समितियों का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो टोटल 8 समिति हैं। 2 समिति जो है वो आपको आवास पर कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति, इन दोनों को घटा दिया जाए तो जो 6 समितियां बचती हैं उनका नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। CCS महत्वपूर्ण समितियां राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों और भारत के रक्षा व्यय के बारे में बड़े फैसले देती है। तो अगर इसमें कहा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट समिति कौन सा है, तो CCS जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है। तो 6 समितियों का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं और 2 समितियां जो हैं वो जैसे कि आवास के कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति वो किसी और के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये थे। अगला प्रश्न है 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान 2019 के मतदान से अधिक था। पहला स्टेटमेंट है महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में थोड़ी अधिक मतदान किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में कुल मतदान 65.79% रहा, जो कि 2019 के मतदान से 1.61% कम था। इसलिए कथन 1 जो है वो सही नहीं है। कथन 1 में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान 2019 से अधिक था, तो अधिक नहीं था, ये गलत है, कम था, 1.61% कम था। चुनाव आयोग के अनुसार पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत जो था वो 65.80%, महिला मतदाताओं का प्रतिशत 65.78% की तुलना में थोड़ा अधिक था। पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत जो है वो 65.80 और महिला का 65.78%। अन्य लिंग श्रेणी के मतदाताओं में मतदान प्रतिशत 27.08% रहा, जो कि 2019 में 14.64 था। यानी कि अन्य में आपको ट्रांसजेंडर आ जाएंगे और अन्य जिनका लिंग वेरीफाई नहीं है, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। तो इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। राज्यवार आंकड़ों से पता चला है कि 19 राज्यों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुष समकक्ष की तुलना में अधिक रहा, जिसमें बिहार, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शीर्ष राज्य हैं जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन किया है। गुजरात में पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच सबसे ज़्यादा अंतर था, जहां पुरुषों का मतदान प्रतिशत 63.52 था, वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो था वो 56.656% दर्ज किया गया, जो कि 7% का अंतर दिखाता है। मेघालय में अन्य लिंग श्रेणी के 100% मतदाता जो है उन्होंने मतदान किया। नागालैंड में मतदान में सबसे ज़्यादा कमी 25% की रही, जबकि शिलोंग में सबसे ज़्यादा वृद्धि 8.33% की रही। इसलिए विकल्प डी जो है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण के प्रावधान करता है, तो ये आर्टिकल 87 है। आर्टिकल 87 भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। लोकसभा के सदस्य आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, ऐसा प्रोविजन किया गया है। संसद को अपने आह्वान के कारणों से अवगत कराएंगे। किसी भी सदन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियम ऐसे अभिभाषण में उठाए गए मुद्दों पर बहस के लिए समय के आवंटन का प्रावधान करेंगे। तो इसलिए विकल्प ए जो है वो सही आंसर है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।